हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। आज वीडियो थोड़ा सा लेट हो गई है, आज बर्थडे है मेरा, तो इतना नहीं कर पाए जल्दी रिकॉर्ड। पर कोई नहीं, आज क्या कर रहे हैं हम, ये मिक्स्ड आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। ये आप ऐसा कोई एक फिक्स यूनिट से नहीं, हर यूनिट से कुछ कुछ आपको मिल जाएगा, मतलब कुछ कुछ किसी किसी यूनिट से आपको मिल जाएगा। जैसे कि सबसे पहला प्रश्न जो है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, कुछ जैसे फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, करिकुलम से क्वेश्चन हो सकते हैं, आपका जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यचर्या है। साथ ही साथ आपके इसके अंतर्गत प्रश्न आएंगे, मतलब एक जो टीचर है उसमें किस तरीके के गुण होने चाहिए, क्योंकि कुछ ये ऐसे टॉपिक भी आपके उसमें ऐड हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिएगा, परिवार बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है किस तरीके की? औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, प्रयत्न सहित या नियमित रूप से, ठीक है। तो परिवार हो गया, जैसे कि आप लोगों को आई होप पता ही होगा, घर परिवार ये सभी चीज़ें क्या करती हैं, इनफॉर्मल तरीके से क्या देती हैं, शिक्षा देती हैं। फॉर्मल का मतलब है जहाँ एक पर्टिकुलर तरीके से आप जा रहे हैं ना, इस तरीके से। तो अनौपचारिक रूप से क्या करता है, परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसका इंग्लिश वर्जन देखना है तो ये देख सकते हैं, द फैमिली इम्पार्ट्स एडुकेशन टू चाइल्ड, कैसे, इनफॉर्मली, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, किसने इस पर बल दिया कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में विश्व बंधुत्व की भावना और अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास होना चाहिए? टैगोर, महात्मा गांधी, डीवी या फिर रूसो? तो पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर जो है, रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है उनके द्वारा कहा गया कथन है, ठीक है। अगर कोई इंग्लिश में देखना चाहे तो इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। ये है क्वेश्चन कि हु एम्फेसाइज्ड that the aim of education should be the development in the children and feeling of international brotherhood and attitude of international understanding, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी पेपर्स में देखा गया है। यह किसने कहा था कि मानव में भौतिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान पहले से ही विद्यमान है, जो अज्ञानता के पर्दे से ढके रहते हैं? प्लेटो, महात्मा गांधी, टैगोर या फिर विवेकानंद? तो याद रखिएगा, विवेकानंद जी का ये कथन था कि विवेकानंद जी कहते थे कि देखिए मानव में जो चीज़ें हैं, चाहे भौतिक देख लीजिए या आध्यात्मिक देख लीजिए, ज्ञान पहले से ही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको निखारने के लिए, उसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कहीं ना कहीं अपने इंटेलेक्ट के अंदर जाना पड़ता है। क्योंकि वो आदर्शवाद को मानते भी थे, क्योंकि देखिए आदर्शवाद को मानना मतलब कट्टर ऐसा नहीं होता है कि टीचर बस डंडा दिखा रहा है क्लास में, इस तरीके की अथॉरिटी वाला नहीं होता। इसके हटके आदर्शवादी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो क्या योगा वगैरह इन सारी चीज़ों को मानते हैं, है ना, खुद से मिलते हैं, इंटेलेक्चुअल अपना जो मन होता है उससे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो इसका आंसर तो आपको पता चल ही चुका है, क्या हो जाएगा, विवेकानंद जी, ठीक है। अगला प्रश्न, किस आयु समूह के बच्चे अपचार करते हैं? ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, इस चैप्टर नंबर 4 में आपका चाइल्ड डेलिक्वेंसी, बाल अपराधी जो होते हैं, उन बच्चों के बारे में बात की गई है। उन्हीं बच्चों से रिलेटेड एक चीज़ है, 7 से 15 साल के, 8 से 18 साल के, 6 से 14 वर्ष के या 9 से 19 वर्ष के। तो याद रखिएगा 7 से 15 वर्ष तक के बच्चे क्या है इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है ना, इनके लिए किशोरी गृह वगैरह भी बनाए जाते हैं, अलग अलग जगहों पे बनाए जाते हैं किशोरी गृह, बाल किशोरी गृह वगैरह भी बनाए जाते हैं, या किशोरों के लिए भी बनाए जाते हैं, जिससे कि क्या है, उन बच्चों की वहाँ पे देखभाल हो सके, और उन सेंटरों पे मतलब बच्चे को क्या किया जा सके, उसको दोबारा से एक तरीके से आप ना अभी देखिए, कल्चराइजेशन भी आपके सिलेबस में दिया गया है, या एनकल्चरेशन भी हम पढ़ते हैं, तो उस तरीके की प्रोसेस दोबारा से की जाती है एक तरीके से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष से जिक्र होता है आरटीई का, ठीक है। तो आरटीई से रिलेटेड बात कर लेते हैं हम। आरटीई आप लोगों को पता होगा, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, ठीक है। साथ ही साथ 6 से 14 साल आप लोगों को पता ही है, 6 से 18 साल है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए, ठीक। और इसी के साथ साथ 25% जो है आपका ईडब्ल्यूएस वालों के लिए रिजर्व है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण बातें इससे रिलेटेड कर लेते हैं। 30:1 क्या है आपका, प्यूपिल टीचर रेशियो हो जाएगा। 30 बच्चों पे एक टीचर, ये प्राइमरी में है, और 35 बच्चों पे एक टीचर, ये एलिमेंट्री में है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर 200 से ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो ये 40:1 में परिवर्तित हो जाता है। इसके साथ एक और बात, अगर 150 कहीं पे बच्चे हो गए हैं टोटल, तो आप 5 टीचर के साथ साथ एक प्रिंसिपल भी वहाँ पे मुहैया कराएंगे। ये आरटीई के तहत बात की गई है। एक और चीज़, आर्टिकल 17 जो है ये पनिशमेंट से रिलेटेड है, तो ऐसे अगर आपको याद नहीं हो रहा तो ऐसे याद रख सकते हैं, 17 पे खतरा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो रही हूँ। साथ ही साथ देखिए, थोड़ा हलवे जैसे क्वेश्चन तो आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से किए होंगे। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, जम्मू कश्मीर में आरटी कब लागू है?
ठीक है, और जिसका सही आंसर होगा तो फिर मैं उसका नाम मेंशन भी करूँगी, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास, ये तो आप लोग देख ही चुके हैं, डेलिक्वेंसी जो होती है 7 से 15 साल तक के बच्चों के लिए मतलब कमिट की जाती है, ठीक है, इस एज ग्रुप से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रिंसिपल फंक्शन क्या होता है एनसीईआरटी का। इज एन एक्सटेंशन वर्क विद द स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट्स सेंटरिंग अराउंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन। सीधे एक बार हिंदी में भी देख लीजिए। एनसीईआरटी जो हमारी है उसका मुख्य कार्य क्या है। देखिए एनसीईआरटी आप लोग समझते होंगे, एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी के अपने बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि करिकुलम डिज़ाइन करता है। बार बार आप लोग देख रहे होंगे नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत भी बहुत सारे चेंजेस बुक्स में कराए जा रहे हैं। सपोज दैट अगर करे जा रहे हैं, इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं अप्लाई हो रही है तो एनसीईआरटी ही इसका काम कर रही होती है। लेकिन बताइए एनसीईआरटी काम तो कर रही है क्या, लेकिन राज्यों में आ रही है क्या? एक एक राज्यों में आ रहा है क्या एनसीईआरटी? दिल्ली से उठ के या जो जितने भी इसके अन्य भाग हैं, क्या वहाँ से उठ के आ रही है क्या? ऐसा नहीं है ना। तो हर आपको पता है हर राज्य में भी क्या किया गया है भाई, एनसीईआरटी जो है राज्यों के शिक्षा विभागों के साथ क्या करती है, कोलैबोरेशन करती है, मिलती है, ठीक है, और कार्य विस्तार करने के लिए बहुत सारी क्या बनाती है, एक तरीके से योजनाएं बनाती है। लेकिन किस चीज़ के, मतलब किस स्तर पर केंद्रित रहता है ये कार्य? उच्च शिक्षा पे, स्कूल शिक्षा पे, माध्यमिक शिक्षा पे या तकनीकी शिक्षा पे, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को माध्यमिक शिक्षा लग रहा होगा, सेकेंडरी एजुकेशन हम बार बार कहते हैं, लेकिन इसका आंसर स्कूल शिक्षा है, ठीक है। स्कूल शिक्षा पे क्या करती है, बात करती है, उस पर उसका ध्यान क्या रहता है, केंद्रित रहता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये एनसीईआरटी वाला टॉपिक जो है यूनिट 5 से लिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल मेजर्स द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑफ एन इंडिविजुअल, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी। तो स्टैनफोर्ड बिनेट का जो स्केल था वो एक व्यक्ति के किस गुण को मापता है, बुद्धि को या बौद्धिक गुण को, सृजनात्मकता को, अभिवृत्ति को या फिर व्यक्तित्व को। तो आप लोगों को पता ही होगा, बिने वैसे भी आप जनरली सुनते हैं, है ना, कि किसके बारे में बात की है इन्होंने, बुद्धि के बारे में बात की है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, बुद्धि से रिलेटेड चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि देखिए बिने सबसे पहले आपके आएंगे, है ना। साथ ही साथ फिर आप लोगों को पता है सबसे पहले बिने जो थे उन्होंने बात करी थी इंटेलिजेंस पे, है ना। फिर उसके बाद आपके अन्य लोग आए, विलियम स्टर्न आए आपके, है ना, जिन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू दिया। फिर टर्मन आए जिन्होंने रिवाइज्ड, मतलब उन्होंने बदल के फॉर्मूला दिया। उन्होंने क्या दिया, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग आए। फिर साथ ही साथ बुद्धि के आपने बहुत सारे फैक्टर्स भी देखे हैं ना। बुद्धि का एक फैक्टर थ्योरी दी गई, 2 फैक्टर थ्योरी दी गई, है ना। स्पीयरमैन ने दी। फिर आप लोग देखते हैं स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी दी। उसके बाद देखिए थ्री फैक्टर तो अलग अलग तरीके की बहुत सारे जनरल, जैसे 3 फैक्टर के, जैसे 3 फैक्टर्स के बारे में बात करती है एक थ्योरी, और होते तो उसमें 3 फैक्टर हैं, लेकिन उसका नाम दे दिया गया है मल्टी फैक्टर थ्योरी, है ना, थॉर्नडाइक की है जो कि। फिर स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी है। इस तरीके की बहुत सारी थ्योरियाँ क्या हैं हमारे इसमें हैं, ठीक। गार्डनर की थ्योरी आप याद रखेंगे, मल्टीपल इंटेलिजेंस की गार्डनर की थ्योरी दी है, जिन्होंने 8 चीज़ों के बारे में बात की है। कुछ जगह पे बताइए 8 चीज़ों के बारे में बात की है या 9 चीज़ों की, ज़रूर बताइएगा मुझे। साथ ही साथ थर्स्टन जो है जिनकी ग्रुप फैक्टर थ्योरी है ना, ये भी हम याद रखेंगे। गिलफोर्ड की थ्योरी हम याद रखेंगे, त्रिआयामी गिलफोर्ड का क्या कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ कुछ स्पेशल और हट के नाम है जो हमें याद रखने, जैसे कैटल हो गए हमें याद रखने चाहिए, बर्टांट हमें याद रखने चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है इंटेलिजेंट क्वेश्चन इज कंप्यूटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला, मतलब इंटेलिजेंट जो टेस्ट होता है वो किस सूत्र से निकाला जाता है जनरली, ठीक है। तो देखिए मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 होता है ना, मानसिक आयु अपन कालानुक्रमिक आयु इंटू 100, ठीक है। तो ऐसा कोई दिख रहा है, देखिए ऐसा भाई तीसरा दिख रहा है और तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है ऐसा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए जैसे ही क्वेश्चन में बोलते जा रही हूँ पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। और अगर आप सच में ऐसा ईमानदारी के साथ कर रहे हैं ना, तो आप याद रखिएगा आपके नंबर बढ़ेंगे। और अगर आप क्या खाली बस आंसर सुन लेना चाह रहे हैं हर किसी चीज़ का, तो फिर आपने अपने दिमाग को तो मौका दिया ही नहीं ना लगने का। जब आप अपने दिमाग को मौका देंगे कि यार वो यूज़ हो रहा है, तो याद रखिएगा। और तभी भी अगर आपको लग रहा है टाइम वेस्ट हो रहा है, तो 2 की स्पीड में देख लीजिए, लेकिन आंसर खुद वो करके करिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है बैलेंस्ड करिकुलम इज ऑल्सो नोन एज इंटीग्रेटेड करिकुलम, एक्सपीरियंस करिकुलम, एक्टिविटी सेंटर्ड या फिर कोर।
ठीक है। संतुलित पाठ्यचर्या जो होती है वो इस नाम से भी प्रसिद्ध है, एकीकृत पाठ्यचर्या, अनुभूत पाठ्यचर्या, कार्य केंद्रित पाठ्यचर्या या मूल पाठ्यचर्या। तो याद रखेंगे, बैलेंस करिकुलम की बात कहीं पे भी आएगी तो बैलेंस करिकुलम को क्या कहते हैं, कोर करिकुलम कहा जाता है। ठीक है, बैलेंस करिकुलम जो आपका होता है कोर करिकुलम के नाम से भी क्या है, प्रचलित है। ठीक है, तो संतुलित पाठ्यचर्या जो है इसे किस नाम से जाना जाता है, मूल पाठ्यचर्या के नाम से भी इसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि टाइटल क्या था जो रिपोर्ट आई थी एजुकेशन कमीशन की। ठीक है, शिक्षा कमीशन जो आपका आया था, ये क्या थी इसकी मतलब टाइटल क्या था रिपोर्ट का। ठीक है, 1964 से 66 में पहले तो आया कौन सा है, कोठारी आयोग है ना, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर डी एस कोठारी, दौलत सिंह कोठारी जी द्वारा की गई थी। ठीक है, त्रिभाषा सूत्र के बारे में बात करता है, 10+2+3 स्ट्रक्चर बना दीजिए एजुकेशन का, ये भी इसके अंतर्गत बात हुई थी। ठीक है, साथ ही साथ कॉमन एजुकेशन स्कूल चलाने की भी इन्होंने बात की है, जबकि मल्टी डिसिप्लिनरी या मल्टी पर्पस स्कूल चलाने की बात की गई है मुदालिर कमीशन के द्वारा, ये भी याद रखिएगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसका जो टाइटल था, इसका टाइटल था यहाँ पे एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो देखिए ऐसा तो ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो भाई यहाँ पे एंड के बदले फॉर होना चाहिए था, यही सही है। ठीक है, एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, डी सही हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं हिंदी में भी, शिक्षा आयोग की जो रिपोर्ट आई थी 1964 से 66, इसका शीर्षक क्या था, ये हो जाएगा आपका डी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो ये देखिए, ये अगला प्रश्न है, इसमें आपको मैच करना है, मिलान करना है मतलब। ठीक है, तो लर्निंग बाय डूइंग किससे रिलेटेड है, नूल ऑफ एजुकेशन एम्स किससे रिलेटेड है, हिंदी में भी आप लोग देख लीजिए पहले इसको, फिर आंसर देना शुरू कीजिएगा। ठीक है, तो करो और सीखो, इंग्लिश में भी देख लीजिए, कई बार हिंदी बड़ी कंफ्यूज कर देती है, हिंदी भी कर देती है, कई बार इंग्लिश भी कर देती है, तो दोनों में मिक्स करके करना सीखिए, पेपर में इजीनेस आएगी। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने की बात करता है प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, तो इसका तो भाई ये हो गया। ठीक है, अब देखते हैं रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ ब्यूटी एंड गुडनेस, इसकी बात करता है आदर्शवाद, सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है, तो और साथ ही साथ अब वर्ल्ड एज इट इज हियर एंड नाउ, संसार जैसा है अभी जैसा है, तो डी का हो गया फोर्थ। तो अब हमारे पास एक ही बच गया, नो एजुकेशनल एम्स वाला, ये भाई इसी के साथ हमें डालना पड़ेगा, नेचुरलिज्म के साथ। ठीक है, अब आप लोग, या आप ऐसा डालने की आपको जरूरत भी नहीं है, आप लोग देख लीजिए कि पहले का थर्ड किस में है, पहले का थर्ड भाई एक तो ये ए वाले ऑप्शन में है, एक सी वाले ऑप्शन में है, फिर आप देख लीजिए सी का सेकंड किस में है, सी का सेकंड तो पहले वाले में ही है, तो पहला वाला ही क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हम मिला सकते हैं, हिंदी में भी आप लोग देख लीजिए ये इस तरीके से। ठीक है, और आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट वाला। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो, करके सीखने की बात कौन करता है, यथार्थवाद आपका करता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये सत्यम शिवम सुंदरम आप लोग समझते हैं, आदर्शवादी करते हैं, और मटेरियल वर्ड जो है हमारा इसके बारे में बात करते हैं, आपके कौन, देखिए एक तो आपका रियलिज्म है, यथार्थवाद, एक है आपका प्रयोजनवाद। देखिए अभी मैंने जिसका आपका यथार्थवाद बताया ना, वो यथार्थवाद नहीं था एक्चुअल में, हिंदी में थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, ये व्यवहारिकतावाद जो है इसको प्रयोजनवाद लिख लीजिएगा आप। ठीक है, तो ये प्रयोजनवाद होगा ये, इसलिए मैंने आपको इंग्लिश से बता दिया था, आप मिलान आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम, यानी कि अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम का प्रतिपादक कौन है, फ्रोबेल, जॉन डीवी, स्टीवनसन या पार्कर। तो याद रखिएगा जॉन डीवी इसके राइट आंसर है। ठीक है, साथ ही साथ जॉन डीवी को प्रैग्मेटिज्म भी आप याद रखेंगे, प्रयोजनवाद का जनक भी कहीं ना कहीं मानते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, रिवर्स द यूजुअल प्रैक्टिस एंड यू विल ऑलमोस्ट ऑलवेज डू राइट वाज द डिक्टम ऑफ, मतलब सामान्य अभ्यास को बदलकर और आप लगभग सदैव सही कर रहे होंगे, मतलब सामान्य अभ्यास जो है उसको बदलिए तो आप लगभग सही कर रहे होंगे, इस तरीके का सिद्धांत किसके द्वारा कहा गया है, प्लेटो, रूसो, महात्मा गांधी या डेवी। ठीक है, तो याद रखिएगा रूसो के द्वारा कहा गया क्या है, कथन है, जी जैक्सन रूसो, आपको जी जैकिस रूसो भी कहीं कहीं पे बोलते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए प्रकृतिवादी थे, ये भी याद रखेंगे साथ ही साथ। तो ये अगला प्रश्न, समावेशित शिक्षा जो है, इंक्लूसिव एजुकेशन, चौथे चैप्टर से, कि क्या है इसका उद्देश्य। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन के,
अधिगम के मार्ग की रुकावटों से पर्दा हटाना और उन्हें न्यूनतम करना, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दृष्टिकोण, व्यवहार, अध्यापन ढंग और पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाना, स्थानीय संस्कृतियों और समाज के विभिन्न समुदायों के मूल तत्वों को बढ़ावा देना, या ये सभी। तो देखिए अधिगम के मार्ग में देखिए लर्निंग के पाथ में जो भी रुकावट आ रही है उसको हटाना और उसको कम से कम करना, ये तो बिल्कुल सही बात है। फिर साथ ही साथ अब देखिए विद्यार्थियों की ही आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तो एक टीचर स्कूल में जा रहा है, उनकी नीड्स को केटर करने के लिए, कहाँ पे उनको परेशानी आ रही है उसको सुलझा सके, है ना। तो एक ऐसा दृष्टिकोण तो अपनाना पड़ेगा ना कि ऐसा व्यवहार और मतलब लचीलापन लाना पड़ेगा, तो पाठ्यक्रम में परिवर्तन भी लाना पड़ेगा कई बार। अब फिर है स्थानीय संस्कृति और समाज के विभिन्न समुदायों के मूल तत्वों को बढ़ावा देना। देखिए आपकी क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी आर्थिक परिस्थिति चाहे कैसी हो, उसकी पृष्ठभूमि चाहे कैसी हो, उसका सांस्कृतिक रंग ढंग चाहे कैसा भी हो, लेकिन अगर आप उसकी चीज़ें जैसी हैं उस तरीके से अपनाएंगे, प्रमोट करेंगे, तो वो भी क्या करेगा, अपनत्व फील करेगा और इजीली क्लास में घुल मिल पाएगा। यही तो समावेशी शिक्षा चाहती है। तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे लग रहे हो क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि एनसीईआरटी जो आपकी है इसकी स्थापना कब हुई। तो आज के लिए होमवर्क क्वेश्चन ये है कि एनसीईआरटी जो है इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। 1 सितंबर 1961, 2 सितंबर 1961, 4 सितंबर या फिर 5 सितंबर। ठीक है, तो याद रखिएगा 1 सितंबर 1961 को क्या हुई है, एनसीईआरटी की आपकी क्या हुई है, स्थापना हुई है। तो 1961 हमें याद रखना है। ठीक है, 1973 हमें याद रखना है एनसीटीई के लिए, 1992 हमें याद रखना है आरसीआई के लिए। ठीक है, और 2010 में आपका 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ आपका आरटीई, ये भी याद रखना है। संपूर्ण आपके जिलों में इंडिया के अंतर्गत सिर्फ छोड़ा था जम्मू और कश्मीर को। ठीक है, फिर जम्मू और कश्मीर को कब लागू हुआ है ये ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये भी मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि डाइट जो आपका है ये इसकी जब स्थापना हुई थी किसकी सिफारिश पे हुई थी। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, एनपीई जो आपकी है 1992, यानी कि संशोधित रूप में जो आई 1986 का ही। कोठारी कमीशन, ये कोठारी होगा ना कि कठारी। ठीक है, और साथ ही साथ मुदालिर कमीशन, तो कि किस उसमें आई, तो ये अगर दिया होता तो पीछे दिया होता 1964 से 1966। ठीक है, नीचे वाला मुदालिर कमीशन आपका 1952 से 53। ठीक है, तो अब मुझे बताइए किसकी सिफारिश पे आई। तो याद रखिएगा 1986 वाली जो पॉलिसी आई थी उसने कहा था कि यार देखिए डाइट बनाइए आप, हर जिले में भी आपको चीज़ें बनाने की ज़रूरत है। जिले में बनाएंगे तो जिले की स्थिति भी आपको पता चल पाएगी। देखिए खाली स्टेट में आपने बना के रख दिया, लेकिन स्टेट के अंदर बहुत सारे जिले हैं, जिलों का विकास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उससे भी निचले तौर पे छोटा 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 करके आप लोगों को पता ही है ना, कितनी सारी चीज़ें आती हैं आपकी, बीआरसी, सीआरसी, ये सब। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि सर्व शिक्षा अभियान जो आपका है एसएसए, ये निम्नलिखित के सार्वभौमिकरण के लिए एक कार्यक्रम है। प्राथमिक शिक्षा, अगला होगा आपका प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, और फिर होगा आपका माध्यमिक शिक्षा या फिर उच्च शिक्षा। तो याद रखिएगा प्रारंभिक शिक्षा का जो है सार्वभौमिकरण करना इसका क्या था, लक्ष्य था। क्योंकि देखिए बच्चे बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट हो रहे थे, उस ड्रॉप आउट रेट को रोकने के लिए और सभी को समान स्तर से ऊपर ले जाने के लिए भी ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। साथ ही साथ सर्व शिक्षा अभियान के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। साथ ही साथ मुझे ये बताइएगा केजीबीवी जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, और एक और चीज़ इसके साथ इंक्लूड की गई है, दो महत्वपूर्ण पहलू हैं इसके। दूसरा क्या है, ठीक है, और एक और चीज़, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है उनमें 25% किसके लिए सीटें रिजर्व हैं, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। कैसे लगा आज का ये क्लास कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी एक बच्चे ने कमेंट किया था कि प्रज्ञाता वगैरह जो 3rd यूनिट के वो हैं वो करा दीजिए, उस पर जल्दी ही एक वीडियो आएगी। देखिए ये ऐसे कुछ ऐसे टॉपिक हैं हवा हवा में इनमें वीडियो नहीं बनाई जा सकती, डीपली देखना पड़ेगा। जैसे कि मैं सभी वो टॉपिक लेके आऊँगी, उसमें से मूक है, आपके ज्ञान दर्शन है और ये प्रज्ञाता वगैरह सारी जितनी भी है डिटेल में इनमें मैं कुछ क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। ठीक है, और थैंक यू वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। ओके बाय।